अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ मजनून की थर्ड एपिसोड। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही धमाकेदार है, इस तरह की आपने उम्मीद नहीं की होगी। और इस नावल में जो है वो हर कदम पे ट्विस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त नावल होने वाला है। तीसरी किस्त भी आपको मज़े की लगने वाली है। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 3 की तरफ। नावल मजनून बाय असमरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 3। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? बहरोज के तुन सवाल पर सजल ने बहरोज के तुन सवाल पर सजल ने बाजू सीने पर लपेटे और उसकी आंखों में इतराफ जैसा असर वाज़ेह था। जाएं यहाँ से, आपका क्या काम इधर? शक की नौबत ही आने मत दे लाला, क्योंकि कुछ भी ऊट पटांग करने से पहले ये मत भूलिएगा कि मैं उसके सामने खड़ी हूँ। सजल खान, वो बेखौफ होकर बोली तो महरोज खान के माथे पर नागवारियत से बल पड़े। वो इस गुस्से से देखता वहां से जिस तरह गया। सजल ने गहरा सांस लिया और पलटकर आलोश के कमरे की तरफ देखा। वो कमरे को लॉक नहीं करती थी क्योंकि उसे घबराहट होती थी। सजल वापस उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। डोर लॉक करके सोया करो लोशे, में जा रही हूँ। सजल की पुकार पर तकिए में मुंह छुपाकर लेटी लोशे के वजूद में हरकत सी हुई। यहाँ कोई खजाना नहीं रखा जिसके लुटने के अंदेशे हो। सजल, चाहो तुम आराम करो। सजल उसके जवाब पर बेचारी से उसे देखने लगी। कमरे से जाने के बजाय वो वही दरवाजा लॉक करती आलूश के बेड पर ही कुछ फासले पर लेट गई। तुम यहाँ नहीं सो सकती, यहाँ मुर्गियों की स्मेल है। सजल, लुशे को उम्मीद नहीं थी कि सजल उसके साथ यूं सो जाएगी। तुम इतने साल से ये सूंघ रही हो, एक रात मैं भी सूंघ लूंगी, मरूंगी नहीं। सो जाओ आराम से। सजल ने करवट बदल ली, यानी वो मजीद बात नहीं करना चाहती थी। लुशा ने एक नजर गर्दन फेर कर उसे देखा और उठकर बैठी। मुझे कम से कम मुखलिसों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माफ कर दो सजल, तुम अच्छी हो लेकिन मैं अब अच्छी नहीं बची। वो बस सोच ही पाई। खुद लोशे ने आहिस्तगी से उठकर कुर्सी संभाली, जबकि सजल शायद इतनी थकी थी कि चंद लम्हों बाद ही भारी सांसें लेने लगी। उसे गहरी नींद में जाता देखकर आलूश ने वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे खिड़की से बाहर देखा, जहां आसमान पर बादलों के हिसार में लगभग पूरा होने के करीब चांद था। वो उसे देखकर पैर समेट कर बैठ गई, क्योंकि उसकी आंखें शदीद सूजन और थकन के बावजूद बंद होने से खौफजदा थी। जबकि महरोज दोबारा आया, उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक था। खुद आलोश ने यह महसूस किया कि किसी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की है, और ये जिंदगी में पहली बार हुआ कि उससे खौफ आया। ये खौफ कि कोई उसे कुछ कर देना चाहता है। उसने सोई सजल की तरफ जिन शुक्रगुजार नजरों से देखा, उसका गवाह अल्लाह था। वो उठकर चुपके से दूसरी खिड़की की तरफ आई। पर्दा हटाया तो उसे महरोज जाता नजर आया। आलोश ने अपने सीने और गर्दन पर घबराकर हाथ फेरा और जाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। आज के बाद वो कमरे को लॉक करके सोएगी, यही अहद था जो इस वक्त वो कर रही थी। जबकि महरोज को मायूस वापस आता देखकर शमीम ने उसे आंखों ही आंखों को इशारा किया, लेकिन जवाब में महरोज ने ये काम कल करने की आंखों ही आंखों में तसल्ली फराहम की थी। खुद वो औरत नमाज पढ़कर वापस आते शौहर के इर्द गिर्द हुई ताकि शौहर का गुस्सा ठंडा करे, और वो जानती थी वो बुरहान खान की कमजोरी है। इसी की शय पर तो वो इतना घिनौना प्लान बना चुकी थी, जिस पर अब कल अमल दरामद होने वाला था। शाह हवेली के गेट पर अपनी गाड़ी मारते इसने अपने आने की जो मनादी करवाई, वो हवेली के मकीनों को उसकी आमद की खबर दे चुकी थी। रिजवान शाह ने अपने आदमियों को गेट की तरफ रवाना किया, मगर वो गाड़ी वहीं छोड़ता अपने हाथ में गन पकड़े शाह हवेली के गेट में घुसा, और रिजवान शाह के हाथ में भी बंदूक थी। दुश्मनदार लोग थे, तभी उनके आदमियों के पास भी असलहा था। यहाँ कदम रखने की जुर्रत भी कैसे की तूने, तोरज़े खानदान के गंदे खून। रिजवान शाह एक नहायत रोब, दबदबे और सख्त लहजे वाला आदमी था। इसकी नजरें सीधी जरगाम पर जमी थी।
स्याह कमीज शलवार में लिपटा वो पहाड़ आदमी, घनी दाढ़ी और मूछ, बिखरे बेतरतीब बाल, जैसे उसे खुद से सख्त नफरत हो। और उसकी नजरों में उसके लिए कराहत भरी देखकर ज़रगाम के होंठों पर मस्सा कहकहा उतरा। मेरा खून गंदा है ये साफ, इसका सर्टिफिकेट मुझे तुझ जैसे बदमाश से लेने की कोई जरूरत नहीं। तूने तो उर्ज़े खानदान से दुश्मनी खत्म करने के लिए अपनी औलाद वार दी। रिजवान शाह, और औलाद जो मुझे भाग गई है। हिम्मत कैसे की तूने ये? ज़रगाम को रोकने के लिए रिजवान शाह के 2 खूनहार बेटे, भाई और लगभग दर्जन आदमी थे, लेकिन वो अपने 2 आदमी भी बाहर छोड़कर अकेले आया था। उसको किसी अपने जैसे लफंगे से डर नहीं लगता था और पूरा इलाका जानता था रिजवान शाह कितना बड़ा छठा बदमाश मशहूर है। मेरी बेटी का अगर तूने जिक्र भी किया ज़रगाम, तो मैं तेरी गुद्दी से ज़ुबान खींच लूंगा। रिजवान शाह ने गन ठीक ज़रगाम के सीने पर टकाते धमकी दी, लेकिन धमकियों पर वो कमीना ज्यादा हंसा। तेरे जैसे सिर्फ भौंक सकते हैं रिजवान शाह, हट पड़े। एक बार उसकी जुबान से सुनना है कि उसे आराज पसंद है। जैसे आया हूँ वापस चला जाऊंगा, मेरे मुंह मत लग। ज़रगाम ने रिजवान शाह की गन के आगे हाथ रखकर उसे पीछे धकेला तो रिजवान के दोनों बेटों ने भी तैश में आकर बंदूकें ज़रगाम पर तान ली, लेकिन उसे किसी तनी बंदूक की परवाह न थी। मुझसे सुन ले, वो तुझ जैसे पर थूकती भी नहीं है, समझा? उसके दिल में आरास है जिसकी वो कल होने वाली है। इस बार रिजवान शाह का भाई मुख्तार शाह घर आया, जबकि ज़रगाम ने एक लम्हा स्माइल दी और खींचकर थप्पड़ मुख्तार के मुंह पर जड़ा। एक लम्हे को वहां सिर्फ ज़रगाम की दहशत गूंज उठी। तुझसे पूछा क्या रिजवान शाह के चमचे? जब पूछा तब मुंह खोलना। तुम सब उसके पालतू कुत्ते हो, सिर्फ भौंक सकते हो, लेकिन मैं तुम सबको काट सकता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना यहाँ बहुत खून खराबा हो जाएगा। मुझे बस उसके मुंह से सुनना है, अपनी जान को नुकसान नहीं दूंगा, लेकिन तुम सब मेरे लिए कचरे का ढेर हो, इसलिए अपनी जान बचाओ। ज़रगाम की धाड़ चिंगार पर महरमा खुद बाहर आ गई। उसके हमरा उसकी खिदमत गुजार औरत भी थी। महरमा की आंखें सुर्ख अंगारे में बदली थी, उसे इस तमाशे की उम्मीद थी, तभी खैरत ना हुई। उसे आने दे बाबा साईं, चाचा जान, लाला, इसमें जुर्रत नहीं मुझे छूने की भी। इस पागल से सर मत फोड़ें आप सब। महरमा की पुकार पर शाह हवेली का हर फर्द जो आग हो चुका था पलटकर महरमा को देखने लगा, जबकि ज़रगाम ने महरमा को देखकर ठंडी सांस लेते मुस्कुराकर उसे सर से पैर देखा, जिससे महरमा को अपने ही वजूद से खिन महसूस हुई। ये होती है समझदारी। तुम सब अभी ख्वामखा मर वर जाते मेरे हाथों, अब हटो ना। ज़रगाम ने इन सबको ठोकरें मारते महरमा की तरफ कदम बढ़ाए, जो उसकी तरफ हकारत से देखती हवेली की सिमत बढ़ गई। महरमा ने उसे मेहमान खाने में दाखिल होने की इजाज़त दी, जबकि उसकी खात्मा बाहर ही रुकी। अलबत्ता शाह हवेली की बुजुर्ग हबीबा साहिबा, जो रिजवान और मुख्तार शाह की वालदा थी, जबकि उनकी दोनों बहुएं भी इस वक्त जनान खाना में मौजूद थीं। सब मर्द भी फंकारते हुए हवेली के अंदर आ चुके थे। मेहमान खाने में इस वक्त सिर्फ महरमा और कुछ फासले पर खड़ा ज़रगाम था, जिसकी आंखों में ऐसी आग थी कि बहुत दूर खड़ी महरमा का वजूद जल रहा था। तुझे आराज पसंद है? ज़रगाम का लहजा बिखरा, ये अलग बात कि महरमा को उसकी तकलीफ में उसके वजूद की तरह नाजायज ही लगती। किसी ने यह नहीं सोचा था कि अगर कल को ज़रगाम की हकीकत खुली और वो जायज़ निकला, तो फिर उसे गंदा खून कहने वाले, उसको ऐसा गलीज बनाने वाली उसकी माँ उसके सवालों का क्या जवाब देगी? हाँ, पसंद है। वो इस दुनिया का सबसे प्यारा इंसान है, उसे देख कर ही दिल को सुकून सा मिलता है कि मर्द हो तो ऐसा शानदार और इज्जतदार। ज़रगाम की कनपट्टी रगों समेत उभरी। इसने महरमा की जानिब कदम उठाए। उसके सुकून पर भी महरमा का सीना दर्द कर रहा था, क्योंकि वो भयानक लगता था। शानदार, इज्जतदार, बिल्ली जैसा दिल है उसका। कौन सी शान? अच्छा, तो और क्या पसंद है तुझे इसमें? ज़रगाम का ये बनावटी सुकून महरमा के रोंगटे खड़े कर रहा था। वो कदम उठाकर पीछे हटने लगी। ज़रगाम, अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम्हारा ये सीना गोलियों से भून डाला जाएगा। अपनी हद में रहो। महरमा की धमकी पर वो खुलकर मुस्कुराया। हद? तो मुझे हद में ला सकती थी महरमा। एक तेरा मामला था कि मुझे अपना नापाक और गलीज वजूद अच्छा लगने लगा था।
बहुत वक्त बाद दोबारा कल एक बाजारी औरत बुलाई पर उसे खुद को छूने न दिया। बेचारी मिन्नतें कर कर थक कर सो गई कि पैसे लेगी तो कुछ खिदमत का मौका दूं, पर तुझ पर आए दिल को ये मंजूर नहीं था। औरतें मेरे रेस्ट हाउस आती हैं पर छुए बिना जाती हैं। तो इस हर बाजारी औरत से जाकर पूछ ले कि सब हो सकता हूँ ये नहीं, अपने बाप को अजियत देने को करता हूँ उसे बस। तो अगर मेरी कहानी सुने कि तेरा दिल पिघल जाएगा। देख, दिल तो पाक होते हैं, भले वो गंदे जिस्म में ही क्यों ना हो, है ना? वो हाथ बढ़ाकर उसको छूने लगा जब मेहरमा ने उसे ऐसा करने से रोकते पीछे धकेला। मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, मत सुनाओ मुझे ये किस्से, भाड़ में जाओ। मैं हॉस्टल ही ठीक थी, मेरी सबसे बड़ी गलती कि पढ़ाई मुकम्मल होने पर मैं यहाँ वापस आई। ना वापस आती ना तुम्हारी गंदी नज़र मुझ पर पड़ती। आराज से शादी करके चली जाऊंगी, डॉक्टर तो बन चुकी हूँ, जॉब भी मिल चुकी है। तुम्हारी नहुसत से मैं अपना आप मुतासर होने नहीं दूंगी। मेहरमा के ऐसे जवाब पर ज़रग़ाम ने अपने आप को मजीद काबू में न किया। मैं तेरा वो दिल बंद कर दूंगा जिसमें आराज इदरीस को लेकर पसंद की रमक भी फड़फड़ाई। मेहरमा, तुझे इल्म नहीं कि तेरी मुझसे निजात सिर्फ मौत है। और ज़रग़ाम सिर्फ लफ्ज़ी बातें नहीं करता, वो उसकी गर्दन भी बिल्कुल वैसे दबाए खड़ा था जैसे आराज की दबाई और सितम के मेहरमा ने भी इसके हाथ से अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश न की। बस उसकी आंखों से आंसू टूट गिरे। तुम्हारी मोहब्बत होने पर खुद से घिन आती है मुझे ज़रग़ाम। वो हल्के बल कराई तो वो पागलों की तरह हंसा। चल, तेरा ये आशिक तेरी ये घिन खत्म कर देता है। मेरी जान ने मांगा भी तो बस इतना सा। मेहरमा की गर्दन इस आदमी ने फौरी आजाद की थी। मेहरमा ने खौफ से इस पागल की तरफ देखा जो अपनी गन मेहरमा के हाथों में जबरदस्ती थमा चुका था। चल, आज तो इस घिन को खत्म कर दे खुद ही। तुझे आराज तक पहुंचने के लिए मेरी लाश अबूर करनी है मेहरमा। चल शाबाश, खत्म कर ये किस्सा। तुझे मेरी मोहब्बत, मेरी ईमानदारी और मेरे पागलपन के बजाय अगर मेरा नाजायज़ गंदा वजूद नज़र आता है तो ये तेरा हक है, तो इस जिस्म को मुर्दा बना दे। अगर तूने मुझे ना मारा तो मैं या तुझे मार दूंगा या उस आराज को। इसलिए चला गोली। देख, सीधी इस दिल पर लगेगी जो वाहिद मुझ में एक पाक चीज़ है, और ये दिल नामी चीज़ बस तेरी है। मेहरमा ने सुर्खोती आंखों से ज़रग़ाम को देखा, फिर अपने हाथों में दबी पिस्टल को जो ज़रग़ाम ने उसके हाथों समेत पकड़कर अपने सीने से जोड़ी थी। मज़ीद ये तमाशा बाहर खड़े होकर सुनने के बजाय शाह हवेली के मकीन भी मेहमान खाने में घुस चुके थे और अंदर का मंजर इन सबकी आंखें भी फैला गया था। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या ज़रग़ाम? मेरी बेटी के हाथ अपने खून से गंदे करवाना चाहता है? मुझे तो ये मौका, खुदा की कसम मैं तेरा सीना छोड़ तेरी आंखें भी नोच डालूंगा जिनसे तूने मेरी बेटी पर गंदी नजर डाली थी। रिजवान शाह की ये धाड़ तो जैसे ज़रग़ाम ने सुनी ही ना थी। वो बस मेहरमा के फैसले का मुंतज़िर था। तुम सबका एक ही मसला है, गंदे आदमी का दिल भी गंदा लगता है और नजरें भी। तुम सबको इस सोच की मार वक्त देगा। अभी मेहरमा फैसला करेगी उसे मुझे मारना है या खुद जीते जी मरना है। देखते हैं इसकी नफरत कितनी मजबूत है। मैं मान ही नहीं सकता जिस औरत के लिए मैं बदल गया, जिसके लिए मेरा दिल तड़प जाता है, वो मुझसे नफरत करती है। नफरत करती हुई तो गोली चलाते एक लम्हा ना सोचेगी। ज़रग़ाम को इस लड़की पर ना तरस आ रहा था ना रहम। उल्टा मेहरमा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके वजूद से जान निकाल रहा हो। वो ज़रग़ाम से नफरत नहीं करती, या आगही होना उसके लिए मौत से कम नहीं था। वो गन छोड़ती ये सब ना सह पाते बेजान सी होकर जब ज़मीन बोस होने लगी तो ज़रग़ाम ने इसे बर वक्त अपनी बाजुओं में लेकर संभाला था। गन तो ज़रग़ाम के हाथ से भी फिसल गई थी। उसको दिल फटने से ज्यादा तकलीफ तो अब हुई जब वो उसकी बाजुओं में बेजान होकर झूल गई थी। हट हबीस, अपने गंदे हाथों से मेरी बेटी को छूना मत, हाथ काट दूंगा। रिजवान शाह ने आगे बढ़कर ज़रग़ाम को यूं मेहरमा से दूर किया जैसे वो अछूत हो, जबकि गन तो गिर गई थी। तभी रिजवान शाह के लोगों ने धक्के मारकर ज़रग़ाम को गेट तक पहुंचाया और इसे गेट से निकालकर गन भी उसके पैरों पर दे मारी। ज़रग़ाम ने बंद होते गेट को देखकर अपनी लात उठाकर इतनी जोर से मारी कि इस लोहे के गेट पर डेंट पड़ गया। लानत हो तुम सब पर, लानत हो। ज़रग़ाम के दोनों आदमी उसकी तरफ इस डर से ना बढ़े कि उसका भरोसा नहीं कि गन उठाकर उन्हें ही ना ठोक दे। तभी उन्होंने ज़रग़ाम को इस वक्त अकेला छोड़ना ही बेहतर समझा।
تو نے اپنی موت خود چنی مہرباں، میں تجھ پر کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تجھے کسی اور کا ہوتا دیکھنا تو ناممکن ہے۔ تو قبر میں رہے گی یا پھر میری ہوگی، بس یہ دو صورتیں ہیں اب زرغام کے سکون کی۔ تم سب دیکھو گے اب زرغام ہے کیا، تم سب کو بتاؤں گا کہ اصل ناجائز کیا ہوتا ہے۔ زرغام نے جن زادوں کی طرح شاہ حویلی کا گیٹ پہلے ٹھڈوں سے بجایا، پھر اپنی پسٹل کی 6 گولیاں ویسٹی گیٹ پر برسائیں اور اسی طوفان بنے غضب کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گن اپنے آدمی کو تھمائی اور جا کر سوار ہوا۔ اس کے آدمی اس سے خوف زدہ تھے پر اس کے ساتھ ہی تھے۔ میں سنبھال لوں گی مناف کو، تم جاؤ گھر میری جان، آج اسے نانی کے پاس رہنے دو میرا شہزادہ۔ ہاسپٹل کے بعد وہ سیدھی گھر گئی تھی تو خلیل اس کے گھر جاتے ہی منہ پھیرتا گھر سے نکل گیا، جس کے بعد وہ مناف کو لے کر امی کو دیکھنے آئی تھی، کیونکہ نمرہ صاحبہ بھی ایک سرکاری ہسپتال میں داخل تھی۔ مشکات نے امی کو خلیل کے رویے اور خواہش کا بتایا تو نمرہ نے ہی اسے تجویز دی کہ خلیل کو تھوڑا اکیلے وقت دے تاکہ اس کا موڈ بہتر ہو۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ مشورہ تھوڑا دیتی ہے کہ بیٹی اپنا گھر خراب کر لو۔ امی اب خود بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، اسے کیسے سنبھالیں گی؟ اور خلیل کو یہ اکیلے قبول نہیں، میرے ہوتے ہوئے مناف ان کو پریشان نہیں کر سکتا۔ میں اسے سلا دوں گی، پھر آپ نے جو کہا اس پر عمل کروں گی۔ امی کی گود میں سکون سے لیٹے مناف کو بنا بھلا وہ لڑکی کیسے رہتی؟ تبھی فوراً درمیانی راہ نکالی، جس پر نمرہ کی آنکھوں میں نمی آئی کہ ان لوگوں نے اپنی پیاری سی بچی کو کہاں پھنسا دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے مشکات کہ ہم نے تیری زندگی برباد کر دی۔ تیرے بابا کو یہی غم کھا گیا اور اب میری بھی جان لے رہا کہ پچھتاوا۔ وہ نے روتا دیکھ کر فوری ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر چومنے لگی۔ ایسا مت کہیں، میرے پاس مناف ہے، ایسی ہوتی ہے برباد زندگی کیا امی؟ خلیل کے سدھرنے کی امید میں نے کبھی نہیں چھوڑی، اللہ بہتر کرے گا، آپ جلدی صحت پائیں اور گھر لوٹیں۔ مجھے آپ مت چھوڑیے گا، میں کس کو اپنے دکھ بتاؤں گی امی؟ مجھے اور مناف کو آپ کی بہت ضرورت ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، گھر اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مشکات کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے پر نمرہ نے اسے بھی اپنے سینے لگا لیا۔ ان کی جان کے ٹکڑے اکیلے ہوں یہ وہ بھی بھلا کب چاہتی تھی، پر جو ٹیس دلوں تک اتر کر انہیں لہو کرتی ہے اس کا تو ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر پاتے۔ میں اپنا خیال رکھ رہی ہوں، پریشان مت ہو، دیکھ مناف بھی بے چین ہو رہا ہے تو چل روتا دیکھ کر۔ مشکات ابھی 19 سال کی ایک بچی ہی تھی، اس سے حوصلہ رکھنے کی امید دنیا کر سکتی تھی، اس کی ماں نہیں، لیکن مناف کے لیے وہ رونا بھول گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کو چومنے لگی جن سے مشکات کو اس تاریکی میں بھی روشنی ملتی تھی۔ امی میں بابا کے جانے کا نقصان نہیں بھلا سکی، اس لیے مجھے اور دکھ نہیں دینا، میں نہیں جی سکتی آپ کے بنا۔ آپ کا علاج ہو رہا ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، مناف کی خوشیاں جینی ہیں ابھی آپ نے، اللہ آپ کو لمبی سکون والی عمر دے۔ مشکات کے ابھی بھی آنسو بے قابو تھے، اور اب تو نمرہ بھی مسکرا دی کہ کیسے چھوٹے سے دل والی بیٹی ہے ان کی، میرے دل کا ٹکڑا، میری پیاری بیٹی۔ اچھا اب مت رونا، مناف بھی رو دے گا، چل مجھے پھل کاٹ دے جو لائی ہے، تیرے سامنے کھاتی ہوں تاکہ تجھے تسلی ہو۔ نمرہ صاحبہ کے کہتے ہی مشکات نے آنسو رگڑے اور امی کو پھل کاٹ کر دیے، جو انہوں نے سارے کھائے، جبکہ مشکات نے مناف کو بھی اٹھا لیا کیونکہ نمرہ صاحبہ کا سانس پھول جاتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ان کے پاس رہی، پھر نرس واپس آئی تو مشکات نے اسے امی کا خیال رکھنے کا کہا اور اجازت لی۔ کل آپ کی امی کی رپورٹس آئیں گی، ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، پھر ہی پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، یہاں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، امی جان یہاں سے صحت یاب ہو کر ہی جائیں گی۔ نرس کی تسلی پر مشکات نے بھی نم آنکھوں سے آمین کہا، پھر وہ امی سے دعائیں اور پیار لیتی، مناف کو امی سے ملواتی، ان کا ماتھا چومتی ہوئی وارڈ سے نکلی، لیکن دل اس کا یہیں اٹکا رہتا۔ اسے واپسی پر 9 بج گئے تھے۔ کھانا وہ بنا کر گئی تھی، اس لیے پہلے تو مناف کو دودھ گرم کر کے پلایا کیونکہ وہ بھوکا تھا، پھر وہ اسے کمرے میں لے جا کر سلا آئی۔ کچن میں آ کر برتن دھوئے، لیکن وہ خلیل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تبھی خود کھانا نہ کھایا۔ 9 سے 10 اور 10 سے 11 ہوئے مگر خلیل واپس نہ آیا، یہاں تک کہ مشکات نے اپنا خوبصورت میرون جوڑا بھی پہنا، تیار بھی ہوئی کہ خلیل کا غصہ دور کرے گی، لیکن اس کی تیاری کو خاک کرتا وہ شخص 2 بجے گھر لوٹا اور سر سے پیر نشے میں دھت ہو کر دروازہ پٹخا۔ مشکات نے جا کر کھولا تو وہ اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے گھر میں گھسا۔
मिशकात ने अपनी आंखों में आते आंसू रगड़कर दरवाजा बंद किया और उसके पीछे लिपकी। खाना खाएंगे ना? हलील किचन में जाकर वहां रखी बोतल को उठाकर मुंह से लगाए पानी पी रहा था जब वो किचन के दरवाजे में आकर खोटी सी आवाज में मिनमिनाई, जहर है तो भी, जहर है तू भी और तेरा बनाया खाना भी। जहर है तू भी और तेरा बनाया खाना भी। सजने संवरने की क्या जरूरत थी तुझे? दर्द ना बढ़ जाए तेरे मिशकात, एहतियात कर। वो लड़खड़ाते नशीले लहजे में कहता इससे पहले निकलता मिशकात ने उसे संभाला। वो उसे देखकर मजाक उड़ाता हंसा। मिशकात के होंठों पर लगी लिपस्टिक अंगूठे से मिटा दी। तुझे एक बात बताऊं मुस्कान, तुझे लग रहा होगा मैं तेरे लिए दिन को मर रहा था तभी ये तैयार श्यार होकर मेरे लिए बैठी है ना, पर सच ये है कि मुझे अब तेरे में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिस औरत को छू लिया जाए वो बोर हो जाती है। तू एक बोर औरत है। तुझ में इतना सजने के बावजूद मुझे बस मनाफ की माँ ही नजर आ रही है। मैं तेरे लिए नहीं मर रहा था, बस तेरी याद आ रही थी। लेकिन मैं अब तुझे याद भी नहीं करने वाला। तेरे सर पर दूसरी औरत लाऊंगा, उसको तेरे सामने प्यार करूंगा। ये सजा सोची है मैंने तुझ जैसी बोर औरत की। मिशकात ने हर मुमकिन अपने आंसुओं को संभाला, लेकिन ऐसी तौहीन और इससे होती तकलीफ ने मिशकात की आंखों के सारे बंद तोड़ दिए। ऐसा मत कहें, मुझे ऐसी सजा नहीं दे सकते आप हलील। मैं बाकी बहुत डर गई थी जब मनाफ को पैदा किया। मैं इस तकलीफ से डर गई थी, भले उसके बाद मुझे मनाफ जैसी राहत मिली हो। मैं इतनी मिचोर नहीं हूँ कि बहादुर बन सकती। आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, इतना भी नहीं समझ सके कि क्यों दूर रहती थी। लेकिन अब नहीं रहूंगी। आपको मुझसे जो चाहिए ले सकते हैं, मैं नहीं डरूंगी। मैं बीवी हूँ आपकी हलील, और मियाँ बीवी एक दूसरे को दर्द नहीं देते, दर्द बांटते हैं। सुन रहे हैं आप? रोते हुए भी इसने हलील का चेहरा हाथों के प्याले में भरा, क्योंकि वो अपने और हलील के रिश्ते का टूटना इमेजिन करके खौफजदा हो गई थी। बीवी पैर की जूती है बस, बीवी सिर्फ हुक्म मानने और शोहर को सुकून देने वाली चीज है। उसके बच्चे पालने की जिम्मेदार है। अपनी फिलासफी कहीं और झाड़ मिशकात। मैं तुझे हाथों का छाला बनाने या तेरे नाज नखरे उठाने नहीं लाया था। तुझे ही मुझसे कुछ और ही उम्मीदें थी शायद। अब तू सज या सवर, मैं अपने सुकून को तेरा या तेरे इस जिस्म का मोहताज नहीं समझता। समझी? अब हट पड़े। वो उसके हाथ पकड़ता मिशकात को पकड़कर पीछे धकेलता वहां से चला गया, और मिशकात ने गिरने से बचने को दरवाजे का पट थामा था। मनहूस औरत, अब तुझे बताऊंगा शोहरों का दिल रिझाती औरत कैसी होती है। जल्दी लाता हूँ तेरी सोतन, फिर तुझे असल वाले मजे आएंगे। वह बड़बड़ाता हुआ वहां से दफा हो चुका था, जबकि मिशकात भी पलट कर सारा खाना समेट कर फ्रिज में डालती कमरे में चली गई। उसने बिस्तर की चादर दुरुस्त की और मनाफ को बेबी कार्ड से उठाकर बेड पर लाई और उसके साथ लेटी। उसकी बाजू उसके गिर्द हिसार कर रोते रोते अपनी बाजू उसके गिर्द हिसार कर रोते रोते कब सो गई उसे खबर ही ना हुई। उसके लिए हर दर्द से निजात बस मनाफ की मौजूदगी थी। जबकि मेरान वापस आया तो उसे पता चला कि सब कल की तैयारियां करने गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। तभी वो पहले जाकर चेंज कराया, फिर डिनर किया क्योंकि तबीयत डाउन महसूस हो रही थी, और तब तक आरास और सिफ्त भी आ गए। आपने तो कहा था नहीं होगी शादी, सब तैयारियां हो चुकी हैं लाला। सिफत साहिबा तो थक गई थी, तभी मेरान का माथा चूमती मुलाजिम के हमरा शॉपिंग का सामान लिए चली गई, लेकिन आरास ने जरूर कुर्सी संभाल कर बैठते शिकवा कर दिया। हैरत की बात है, जरगाम ये होने कैसे दे रहा है? उसे तो कयामत खड़ी कर देनी चाहिए थी। मेरान की पुरसोच हैरत पर आरास ने अपना सर हाथों में घिरा कर बाहरी सी सांस खींची। शादी यही होगी, सिक्योरिटी का इंतजाम भी हो चुका है। जरगाम को फड़फड़ाने ना दिया जाए, उसका पूरा बंदोबस्त हो गया है। मुझे लगता है मैं जाकर अपने कमरे की चीजें तोड़ लेता हूँ दोबारा। आरास के सख्त परेशानी से मायूसी की हद करने पर मेरान इस सिचुएशन में भी मुस्कुरा दिया। क्या कुछ सलामत छोड़ा है तुमने कमरे में बच्चे? मैं अपना कमरा दूं? मेरान की गैर संजीदगी पर आरास को और दुख हुआ। आपको ये सब मजाक लग रहा है? आपने अपनी जान का दीदार किया है, इसका ये मतलब नहीं आपकी तरह मेरा सीना भी सुकून में है लाला। मुझे आग लगी हुई है, इस आग से बचाएं मुझे। आरास की तरफ उठने पर मेरान भी मजाक छोड़कर संजीदा हुआ। हाथ बढ़ाकर आरास के परेशान चेहरे को देखते उसकी गाल थपकी। मेरे होते हुए कोई आग तुम तक कैसे आ सकती है? मैं करता हूँ कुछ। तुम जाकर कुछ मत तोड़ो और सुकून से सो जाओ।
لالا کی تسلی اسے صرف لفظ لگی، کیونکہ جو آگ آراز تک 17 سال سے آ رہی تھی اس کی میران کو خبر تک نہ تھی۔ تبھی تو آراز کی آنکھوں میں سرخ پن اتر آتا۔ اس کی میران کی طرح سبز آنکھیں نہیں تھی، وہ گرے آنکھیں رکھتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ بھی سمندری رنگ میں نہائی لگتی۔ لالا، میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے محبت ہو، پلیز مجھے بچا لیں اس قید سے۔ مہرماں کی طرف میں اس نظر سے دیکھنے سے پہلے مرنا پسند کروں گا۔ آپ نہیں جانتے میں کس تکلیف میں ہوں۔ آراز کی منت، اس کی بے بسی پر میران کا دل بھی بھاری ہوا۔ آراز، میں نے کہا نا میں کچھ سوچتا ہوں، تم جا کر آرام کرو، نہیں ہوگا یہ نکاح، بھروسہ رکھو، میں نکاح خواہ کو ہی غائب کروا دوں گا، پوری نوشہرہ تحصیل میں ایک بھی نکاح خواہ موجود نہیں ہوگا، تم جانتے نہیں میری الٹی کھوپڑی کو بھی۔ میران کے منہ کی طرف دیکھتے آراز کی آنکھیں ایک لمحے میں پھیلی، کیونکہ یہ ناقابل یقین تھا۔ لالا، وعدہ کریں۔ آراز کے ہاتھ تھامنے پر میران دوبارہ مسکرایا۔ وعدہ کرتا ہوں، اب بابا تمہارا اور مہرماں کا نکاح خود تو پڑھوانے سے رہے، اس سے پہلے مجھے زرگام سے بات کرنی ہوگی کہ اس کی غیرت کہاں مری ہے، کیوں وہ اپنی محبت کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ جاؤ تم، میں اس کا انتظار کروں گا، میسج چھوڑا ہے میں نے اس کے لیے کہ مجھ سے ملے آ کر۔ آراز نے امید افزا نظروں سے لالا کو دیکھا۔ اب کچھ سینے میں تسلی جیسا اترا کہ شاید واقعی میران ترزئی اس بار اسے آگ سے بچا لے گا، کیونکہ یہ آگ میران کے علم میں جو آ گئی تھی۔ میں یقین کر رہا ہوں آپ پر لالا، سو بھی رہا ہوں جا کر۔ آراز کے اٹھنے پر میران بھی اس آدمی کے بچگانہ خوش ہونے پر ہنستے ہوئے اٹھا۔ اماں ہوتی تو مجھے یقین ہے تم نے ابھی تک ان کی گود سے ہی چپکے ہونا تھا۔ عمر بڑی ہے، بس تمہاری دل وہی بچے جیسا ہے آراز۔ مجھے تمہاری فکر ہے کہ محبت کر بھی لی تم نے تو بڑھاپے تک یہی سوچو گی کہ بتاؤں یا نہیں۔ اللہ رحم کرے تم پر۔ وہ لالا کی ایسی کیوٹ سرزنش پر میران کے گلے سے لپٹ گیا، بالکل ایسے جیسے کوئی ڈرا بچہ اپنے ڈر سے نکلنے کو کسی پیارے کا سینہ چاہتا ہو۔ آپ یہ مجھے نہیں کہہ سکتے لالا، کیونکہ آپ نے خود 5 ماہ سے بس دیدار پر صبر کر رکھا ہے۔ بے فکر رہیں، مجھے جب محبت ہوئی تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اظہار کروں گا۔ میں آپ کی طرح 5 ماہ صرف دیدار کر کے دل کو سکون نہیں دوں گا، اتنا حوصلہ نہیں مجھ میں۔ آراز کے ایسے دعوے پر میران نے اسے خوشی سے بازوؤں میں بھینچا، کیونکہ یہ آراز سے سننا ایک ناممکن سے خوشی ملنے جیسا تھا۔ ہم ٹھہرے پرانے روح والے دل کے مریض لوگ بچے، آپ ٹھہرے نئے دور کے بھڑکیلے دیوانے، آپ سے ہمارا کیا مقابلہ سرکار۔ میران کے شریر انداز نے آراز کا دل بھی کچھ بہتر کر دیا، ورنہ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ آپ روز اس کا دیدار کر لیا کریں تاکہ مجھے روز میرے لالا ایسے آسودہ ملا کرے۔ دعا ہے وہ آپ کو آپ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ملے اور جلد ملے۔ آراز کی دعا پر میران نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا، نہ جانے کیوں آمین نہ کہا، کیونکہ ایسے ناممکن سے سکھ خواب لگتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ میران ادریس تورزئی کے دل نے آمین ضرور کہا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے زیادہ لانگ نہیں دے سکی، لیکن دی ضرور ہے میں نے۔ ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی۔ کل کے ایپیسوڈ پہ آپ نے اچھا رسپانس نہیں دیا، آدھے لوگوں نے، جتنے لوگوں نے فرسٹ ایپیسوڈ پڑھی تھی اس سے آدھے لوگوں نے سیکنڈ ایپیسوڈ پڑھی ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں، یہ بہت اچھا ناول ہے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بہت کچھ ایسا غیر یقین اور ان ایکسپیکٹڈ ہوگا جو آپ لوگوں نے بالکل امید نہیں کیا ہوگا، تو یہ بہت ہی مزے کا ناول ہے۔ پلیز اس کو تھوڑا پیار دیں، تھوڑی توجہ دیں اور جاگ جائیں سب۔ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔